तो आज की हमारी क्विक कवर सीरीज में हम समझेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल आखिर क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि विश्व के कई देशों ने साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपनी सहमति जाहिर की कि हाँ, ये समझौते के लिए हम सभी देश मंजूर हैं। और वो समझौता किस लिए था? वह था ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के लिए, यानी कि एनवायरनमेंट में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और उन ग्रीन हाउस गैसेस को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर ये क्या है, कैसे बढ़ रही हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा ये है कि ये जो प्रोटोकॉल थी ये 1992 में तैयार हुई और ये UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को एक्सटेंड करती है, यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में जो भी नियम बनाए हैं वह इस UNFCCC में लिखे हुए हैं। अब हमें पता चल गया कि ये इंटरनेशनल ट्रीटी है और ये UNFCCC को एक्सटेंड करती है। इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल क्यों रखा गया? क्योंकि ये जापान में हुई थी ये ट्रीटी और जापान के एक शहर है क्योटो, उसमें ये ट्रीटी संपन्न हुई थी, इसलिए इस ट्रीटी का नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया। अब हम आगे देखते हैं। हम पहले समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस आखिर होती क्या हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस समझने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम ले लेते हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस आखिर क्या होती हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा सूरज है। अब सूरज से हमारी क्या है, सूर्य की किरणें आ रही हैं। अब ये बहुत सारी सूर्य की किरणें आ रही हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो 20% जो सूरज की जो किरणें हैं वो तो क्या कर रहा है, बादल ही एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि बादल जो है धरती पर नहीं आने दे रहा है सूरज की किरणों को, जो कि अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी जो सूरज की रोशनी धरती पर आ जाएगी तो धरती बहुत गर्म हो जाएगी, तो बहुत सारी तो बादल ही एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अलावा जो 6% है वो डायरेक्ट ही एटमॉस्फेयर जो है उसको वापस भेज देता है, और कुछ 49% समथिंग जो है वो अर्थ पर एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी कि जो धरती है यानी कि पृथ्वी है उस पर लगभग 49% जो है सूर्य की किरणें हैं वो आ जाती हैं। अब होता क्या है, दिन में तो जो है इंसोलेशन होता है, तो क्या होता है दिन में तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं। अब रात में क्या करती है धरती, अपनी जो सूर्य की किरणें जो उसने एब्जॉर्ब करी हैं उनको वो वापस भेजती है। अब वापस भेजती है तो यहाँ रास्ते में रुकावट जो आती है, अब हम वही चीज़ को हम समझेंगे जिस पर ये पूरा क्योटो प्रोटोकॉल आधारित है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, अब हम एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कोई फैक्ट्री होती है, उनमें से क्या होता है, धुआं निकलता है और धुआं निकलने से क्या होता है, जो धुआं होता है उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना लेती हैं, यानी कि ये गैसेस जो हैं हवा में उठकर वहाँ पर अपनी एक लेयर तैयार कर लेती हैं। अब लेयर से क्या होता है, लेयर से ये होता है कि जब रात को पृथ्वी अपनी जो है गैस को वापस भेजती है, यानी कि सूर्य की किरणों को वापस भेज रही होती है, यानी कि गरम सूर्य की किरणों को वापस भेज रही होती है एटमॉस्फेयर में, तो जाकर ये टकरा जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस से, इन गैसों से। तो ये गैस क्या करती हैं, इन किरणों को बाहर नहीं जाने देती हैं, इन किरणों को धरती पर ही कैद करके रखती हैं, इनको बाहर जाने में दिक्कत होती है, ये जाने नहीं देती हैं। अब इससे क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें वापस नहीं जा पाएंगी एटमॉस्फेयर से बाहर, तो क्या होता है, अब धरती गर्म हो जाएगी। धरती जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं या फिर जो भी बर्फ़ के जो पहाड़ हैं यानी कि ग्लेशियर्स हैं वो क्या करेंगे, वो पिघलेंगे। अब पिघलेंगे तो क्या होगा, पानी बढ़ेगा यानी कि जल स्तर बढ़ेगा, मीन सी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। मीन सी लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, यानी कि महासागर का स्तर बढ़ेगा, तो यानी कि जो हमारे आसपास के शहर हैं, जैसे कि जो समुद्र तट के किनारे जो शहर होते हैं, क्या होता है, जैसे मुंबई है, बहुत बड़ा शहर है समुद्र तट के किनारे, गुजरात के भी बहुत सारे शहर हैं, यानी कि जो केरल के बहुत सारे शहर हैं, तो जैसे कि पूरी पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे शहर हैं, जो कई देशों के ऐसे शहर हैं, तो वो क्या करेंगे, वो शहर जो हैं वो डूब जाएंगे, यानी कि जो मीन सी लेवल यानी कि धरती कम हो जाएगी, महासागर का स्तर बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे दिक्कत होगी, बहुत सारे शहर डूब जाएंगे। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ये किस वजह से हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं धरती पे जो इंसोलेशन की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें हैं, ये वापस नहीं जाने दे रहा है ग्रीन हाउस गैसेस। तो यानी कि जो बड़े बड़े देश हैं, इन्होंने समझौता किया, इन्होंने ट्रीटी की कि देखिए हम इनको ऐसा करते हैं, इनका उत्सर्जन हम क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी कि हम इसके उत्सर्जन को डिक्रीज़ करते हैं। और डिक्रीज़ करने से क्या होगा कि एनवायरनमेंट में ये जो लेयर है ये धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, यानी कि ख़त्म होने लग जाएगी। और ख़त्म होने से क्या होगा
कि ये जो ढंग से जो पृथ्वी है वो ठीक से जो है वापस भेज पाएगी अपनी जो गर्मी है उसको वापस एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो वापस इसको कर पाएगी एटमॉस्फेयर में वापस भेज पाएगी। अब इसके ये पूरा प्रोसेस था इस क्योटो प्रोटोकॉल का। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे अडॉप्ट कब किया गया। ये 11 दिसंबर 1997 में अडॉप्ट किया गया था। अब भारत की बात करें, भारत के परिचय में बात करें तो उस समय जो भारत है उसने, भारत ने और जैसे चाइना है, विकासशील देश हैं, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आखिर क्यों नहीं किए थे इस पर हस्ताक्षर? क्योंकि भारत का कहना था कि हम अभी विकसित देश नहीं हैं, हम अभी विकासशील हैं। अगर हम अभी से अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन कम कर देंगे हमारा, अभी तो हमारा इंडस्ट्री का शुरुआत हुआ है, हमारे तो लगभग ये समझ लीजिए लगभग 1950 के समथिंग तो हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था और फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई थी। अभी तो हमें आज़ादी हुए थे और अभी से हम इन प्रोटोकॉल को फॉलो करने लग जाएं। अभी तो हमने धुआं जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित ही नहीं करी है। हमने क्या किया है, बड़े बड़े जो देश हैं, ब्रिटेन है, अमेरिका, तो इनके यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जितना भी हुआ है इन्होंने उत्सर्जन किया है और अभी से हम इनको फॉलो करने लग जाएं तो हमारे देश का तो विकास कभी नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इंडिया और चाइना ने मना कर दिया कि हम अभी विकासशील देश हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत है, अभी तो हम फैक्ट्रीज लगाएंगे, अभी तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हमारे यहाँ तो बेरोज़गारी आ जाएगी, हमारे यहाँ तो गरीबी आ जाएगी, तो हम ये नहीं कर सकते। तो उस समय क्या किया, इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया था। हालांकि इंडिया ने फिर बाद में अगस्त 2002 में इस फ्रेमवर्क पर जो है हस्ताक्षर कर दिए, बट उस समय जो है भारत ने सिग्नेचर नहीं किए थे। अब थोड़ा सा इसका जापान का मैप देख लेते हैं हम। जापान का मैप देख लेते हैं। जापान में ये देखिए, ये जापान का मैप है पूरा, ये जापान का मैप है और यहाँ पर देखिए जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी यहाँ पर हमें दिख रहा है क्योटो शहर, ये रहा क्योटो, और यहीं पे हमें हिरोशिमा भी दिख जाएगा, नागासाकी भी दिख जाएगा, जिसमें हमें पता ही है 9 अगस्त 6 अगस्त को जो बॉम्ब फेंके गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके गए थे अमेरिका के द्वारा। तो ये हमने देख लिया जापान का मैप। एक और जापान का मैप है जिसमें एक और इसमें भी दिखाई दे रहा है, जैसे ये टोक्यो राजधानी हो गई, यहाँ पर क्योटो शहर हो गया, ये हिरोशिमा हो गया, यह नागासाकी हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट शहर हैं कुछ। तो ये भी जापान के परिप्रेक्ष्य में हमें याद रहनी चाहिए। उसके अलावा देखने वाली बात यह है कि इसमें इसका उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य हमें पता चल गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है हमारा उद्देश्य, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमें पूरी तरह पता चल चुका है कि ग्रीन हाउस गैसेस कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कैसे उत्सर्जित होती हैं। जो हम इंडस्ट्रीज से, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, उनसे ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित होती हैं। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज में ये याद करने की चीज़ है, इसमें कौन कौन सी गैसें शामिल हैं। अब इसमें गैसें देखें तो देखो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, NO2, N2O, HFCs, PFC, इस तरह से ये सारी गैसेस हैं। इन्हें याद करने की दृष्टि से हैं, ये तो रटनी पड़ेंगी। तो ये हमारा पूरा हो गया क्योटो प्रोटोकॉल, पूरी जानकारी हो गई क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।